करने वाले आज हम करेंगे प्रैक्टिकल्स के डूज एंड डोंट्स। क्या करना है प्रैक्टिकल में, क्या नहीं करना है प्रैक्टिकल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, ओवर इंथुसियास्टिक होके कर देते हैं गलतियां, जो कि प्रिवेंट की जा सकती है बहुत इजीली। सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रूल इज यू डोंट हैव टू पैनिक। ओके, देयर इज नो नीड फॉर यू टू पैनिक। प्रैक्टिकल आपको हैंड्स ऑन करने को नहीं मिला है, कोई बात नहीं, पढ़ के भी कई चीजें करी जा सकती है। एंड ये चीज आपका एग्जामिनर भी समझते हैं, आपके टीचर भी समझते हैं, और आपका लैब अटेंडेंट भी समझता है। सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। we all know you people hardly went to school, so yes, आपको नहीं इतना आइडिया होगा चीजों को हैंडल करने का। एंड सी रीडिंग समथिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट इज डिफिकल्ट, जो मैं खुद समझती हूँ। पढ़ के किसी चीज को जाकर परफॉर्म करना इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अंटिल द टीचर इज गाइडिंग यू। इनिशियली जो आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, देयर इज अ पर्पस अटैच्ड टू इट, वो इसीलिए करवाए जाते हैं कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले एंड फाइनल डे पे आप पैनिक मत करो। बट अनफॉर्चुनेटली आपके केस में ऐसा नहीं है। सो रिमेंबर यू आर नॉट एट फॉल्ट, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज, इफ यू रिमेन काम एंड कंपोज्ड, आप पैनिक नहीं करोगे तो काफी चीजें संभाली जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी, इट विल नॉट बी एन इश्यू टू यू। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल्स। अब करना क्या है प्रैक्टिकल्स में, देखो 15 नंबर ऐसे हैं जो जिसके लिए आपको कुछ खासा मेहनत नहीं करनी है। सो आई टॉक अबाउट इट इन रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहली चीज जो आपको क्या करनी है बेटा, your practical record. See, even though you must be performing maybe a lot of practicals on the same date, आप बहुत सारे practical same day पे करते होंगे, या आपने शायद कुछ नहीं भी किए होंगे, but practical record लिखना is very important, which you have to write, and there is no effect but attached. To number one is practical records आपको मेंटेन करने हैं, इन प्लेस रखने हैं, so that you have to create and there is no alternative to it. अगर आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड टाइमली सबमिट करोगे तो बट ऑब्वियस आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इज चेक्ड बाय द एग्जामिनर टू, एग्जामिनर जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड डेफिनेटली चेक करेगा। ओके, सो प्लीज मेक श्योर योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स आर इन प्लेस, प्रॉपरली मेड, एंड सब कुछ तो अच्छे से करना जैसे आपको टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया हो। सो मेक इट, आपको सही से बनाना है। ये आपका 5 मार्क्स में होगा, अर्लियर इट वाज फॉर 3 मार्क्स, नाउ इट इज फॉर 5 मार्क्स। अभी लास्ट ईयर भी 5 का ही था। सो 5 मार्क्स आपके ये आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका प्रोजेक्ट। सी, आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है दैट विल कैरी 10 मार्क्स, ठीक है। योर प्रोजेक्ट फाइल इज गोइंग टू कैरी 10 मार्क्स, राइट। एंड प्रोजेक्ट जो आपका होगा, अगेन यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल भी हैं, बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट शेयर किए हैं, बट आई वुड सजेस्ट एंड सी इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। कोई एग्जामिनर यूट्यूब से प्रोजेक्ट चेक करके नहीं जाता है स्कूल में कि ये पहले बना चुका है कोई, ऐसा कुछ नहीं होगा कि इट इज कॉपी। अनलेस एंड अंटिल यू बोथ आर फ्रॉम द सेम स्कूल, इट विल नॉट बी बिग, आई मीन इट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। अगर आपने किसी का प्रोजेक्ट सिमिलर ग्राउंड से बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाइए। एंड देयर आर जो टॉपिक्स लिए हैं काउंसिल ने, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू सी। और इसमें ऐसा है कि आपको बहुत सारा रिसर्च करने का मौका भी मिलेगा। स्टिल इफ यू शॉर्ट ऑफ टाइम, आप सीनियर से हेल्प ले सकते हो, भाई क्लासमेट से हेल्प ले सकते हो, कोई आपका कजिन है IISc स्कूल में पढ़ता है उससे भी हेल्प ले सकते हो, यू आर स्टडीइंग द सेम ग्रेड। बट आई वुड रिकमेंड यू टू क्रिएट ऑथेंटिक प्रोजेक्ट, इसलिए नहीं कि एग्जामिनर को पता चलेगा तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट सी, इफ देयर इज ओरिजिनलिटी, ऑफ कोर्स अगर आपसे उसने वाया में बाय मतलब गॉड फॉरबिड प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा, सो यू विल बी एबल टू आंसर दैट, ठीक, अगर आप खुद से बनाओगे, खुद की मेहनत डालोगे। सो प्रोजेक्ट फाइल आपकी बिल्कुल अच्छे से बनानी चाहिए। नाउ जो एग्जामिनर के आपके कमेंट्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट है कि इसमें बच्चे एक्नॉलेजमेंट नहीं लगाते, बिब्लियोग्राफी नहीं लगाते। सो वट एवर बुक्स यू आर यूजिंग एज अ रिसोर्स मटेरियल, आपको बिब्लियोग्राफी लगानी ही होगी, राइट। सो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन बिब्लियोग्राफी, आपको बिब्लियोग्राफी चाहिए वहां पे। एंड ये सारे प्रोजेक्ट के लिए सेम होगा ये रूल। सो इवन इट इज अ फिजिक्स प्रोजेक्ट, देयर आल्सो आपको बिब्लियोग्राफी लगानी पड़ती है। सो उसको मिस आउट मत करना, क्योंकि बिब्लियोग्राफी ना लगे होने पे एग्जामिनर मार्क्स आपके डिडक्ट कर सकता है, एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन द एग्जामिनर। इन दैट केस आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक। सो ये हो गए 15 मार्क्स ऐसे जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि 30 में से आपके 15 आ गए। सो 15 वाज सिक्योर्ड। नाउ यू कैन फोकस ऑन
what you have to perform on the day of your practical exam. Coming to the your practical exam paper now, ठीक, अब उस पेपर पे आते हैं. सबसे पहला जो आपका होता है इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम, चलो इसे हटा देते हैं, ये हो गया अपना. ठीक, एग्जाम में तुम्हारा पहला आएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. इसको आपने बहुत हवा बना रखा है, इसमें कुछ ऐसा डरने वाली बात है नहीं. 7 मार्क्स का आएगा. मार्क्स ऑफ कोर्स बाइफर्केटेड होंगे, सो हाफ ऑफ मार्क्स आपको एट डिफरेंट प्लेसेस मिलेगा. सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करना है? कुछ नहीं करना. 2 सॉल्यूशन आएंगे तुम्हारे पास, कोई भी नाम हो सकता है, C11, C12, C10, C9, वट एवर इट इज. 2 सॉल्यूशंस आएंगे, तुमको इंस्ट्रक्शंस एज इट इज फॉलो करना, किसको ब्यूरेट में डालना है, किसको पिपेट आउट करना है. सो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स व्हिच आर गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर. देन यू हैव टू डू टाइट्रेशन. टाइट्रेशन करने के बाद आपकी टाइटर वैल्यू आएगी. टाइटर वैल्यू के बाद आपको क्या होगा, फिर आपको फॉर्मूला यूज करके मोलैरिटी निकालनी होगी, नॉर्मेलिटी निकालनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज निकालना होगा. सो सिंपल सा फॉर्मूला जो आप यूज करते हुए आ रहे हो पहले के लेसन में भी, M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल टू N1 बाय N2. बहुत जगह तो यही फॉर्मूला लग जाएगा और आपके आंसर्स आ जाएंगे. दूसरा चीज क्या है कि आपको हो सकता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन वो पूछ ले कि कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, विच इज वेरी इजी टू डिटेक्ट. उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. सो अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में दिक्कत कहाँ पे आती है? पिपेट आउट जो आप करोगे, सोल्यूशन सही से पिपेट आउट करना, नोटिस करना. एक चीज मैं बता रही हूँ, इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. ठीक है. सो पिपेट कैन आइदर बी ऑफ 20 ml, या तुम्हारी पिपेट 20 ml की होगी या 25 ml की होगी. सो यूजुअली जब पोटेशियम परमैंगनेट का हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो जो टाइटर वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट इसके केस में आती है 24.8 से लेके 25 ml तक, या 23.8 से लेके 25 तक, शायद 24 तक. और इसी केस में तो मैं श्योर आती है 29.8 से लेके 30 तक. ये तुम्हारी टाइटर वैल्यू आती है. नाउ टाइटर वैल्यू लिखते समय तुम्हें ध्यान क्या क्या रखना है? You have to write the concordant readings. Concordant readings का मतलब होता है exactly similar readings, exactly similar, not I mean they should not differ even by 0.2 ml. 0.2 ml से भी उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. You have to use only concordant readings. जो आपकी 2 concordant reading आएंगी वही आपको लेनी है. लेट से मैंने कोई टाइट्रेशन परफॉर्म किया, मेरी वैल्यू आई एक, एंड हाँ, टेबल बनाना बहुत जरूरी है. आपको सीरियल नंबर लिखना होगा. ठीक है. उसके बाद लिखना होगा इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, यूनिट की. ठीक है. सो डिफरेंस क्या है, जो भी है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपको पेंसिल से नहीं बनानी है, पेन से बनानी होती है. कंपल्सरीली पेन से ही आपको बनानी है. यू डोंट हैव टू यूज अ पेंसिल इन दिस केस. ठीक. लेट्स से मेरी रीडिंग्स आई 3, एक रीडिंग आई मेरी 29.8, एक आई मेरी 30 और एक आई 29.8. So I will not take out average या mean of these 3 readings. I will only use the 2 concordant readings, 29.8 and 29.8. Only and only concordant readings. Second thing is, मान लो एक रीडिंग मैंने कुछ गलत परफॉर्म कर दिया एक्सपेरिमेंट, कुछ तो मुझसे गलती हो गई, आई मिस्ड आउट समवेयर, और मे बी आई वाज टू एंथुसियास्टिक कि मुझे तो पूरा प्रैक्टिकल आता है, एंड आई कमिटेड अ मिस्टेक. अब मेरी ये जो रीडिंग आई ना, लेट्स से ये आ गई 35 या 34, 32, कुछ भी आ गई. प्लीज मेक श्योर यू डोंट मेंशन दिस. अगर आपकी रीडिंग गलत आई है उसको मत लिखिए, प्लीज इग्नोर इट. बिकॉज अगर एग्जामिनर देखता है कि तुम्हारी जो एक रीडिंग है वो प्लस माइनस, आपको जो डिफरेंस होना चाहिए तीनों रीडिंग में वो होता है प्लस माइनस 0.2. अगर इससे ज्यादा वेरी कर रही है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपने गलत किया है या आपने कॉपी किया है कहीं से. सो डू नॉट डू दिस. अगर आपकी रीडिंग 35 भी आ रही है उसको एलिमिनेट कर दो, मत लिखो एग्जाम में. ठीक है. फिर से एक्सपेरिमेंट करो. कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग अगर आ गई बहुत अच्छी बात है. अगर एक आधा ml से 0.1 ml से 0.2 ml से कुछ इधर उधर भी है तो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग मान के लिख लेना. कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग 25 ml की पिपेट होगी तो 29.8 से 30 की भी जाएगी, और ये वाली आई गेस 20 ml की होती है तो 23.8 से 24 की भी जाती है. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द पिपेट दैट योर स्कूल इज गिविंग वो सेम आनी चाहिए टाइटर वैल्यू. अब काउंसिल का रूल है कि जो पिपेट होगी वो पूरे स्कूल के लिए सेम यूज होती है. ऐसा नहीं होगा कि वन सेट ऑफ किड्स विल गेट 25 ml का पिपेट और वन सेट ऑफ किड्स विल गेट 20 ml का पिपेट. ऐसा नहीं होगा. सो ऑल योर फ्रेंड्स विल बी यूजिंग द सेम पिपेट, तो उनसे भी आप क्रॉस चेक कर लेना टाइटर वैल्यू को. ठीक. I guess yes, this will be available and recorded. Yeah.
आई हैव डन द सेटिंग्स, यू विल फाइंड इट, रिकॉर्डेड में रहेगा ये, डोंट वरी, ठीक है, it will be there. So coming back to this thing, so you have to write reading in pen, not in pencil. You have to use a pen for writing this, making this table. Now once everything is done, you have performed the experiment, everything is done, you have to write the titer value. आपको titer value लिखनी होती है, इसके लिए आपके मार्क्स होते हैं, ऐसे हाफ 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 bifurcations होते हैं, but you will get marks if you mention the titer value. If you are not mentioning the titer value, you will not get that mark. Okay, so आपके 4 ऐसे सब parts आएंगे A B C D. So they can ask you the molarity of one solution, the normality of one, or maybe the amount of potassium permanganate, oxalic acid, कुछ भी chemical used, or they will ask you the water of crystallization or percentage purity. तो यही सारे सवाल होंगे, इन्हीं में से एक एक नंबर के वो आएंगे आपके, देन आपके मार्क्स एक एक नंबर के उस पर मिलेंगे, देन आपको इस पे जो आप टेबल बनाओगे उस पे एक मार्क मिलेगा, टाइटर वैल्यू आप लिखोगे उस पे मार्क मिलेगा. So do not miss out on anything. If it is for 7 marks, make sure you are able to score 7 out of 7. और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर तुमने इतनी मेहनत की है, if you have worked so hard to perform the experiment, make sure you do not lose marks while writing it. कॉपी में लिखने में मेहनत थोड़ी सी कर लेना, you will get ample time, enough time to write it also in the notebook. So make sure you do not, even though you're performing the experiment with full sincerity, still if you're not writing it properly, you can lose marks. So please don't do that. Marks आपको score करने हैं, you don't have any, आपके पास कोई वो नहीं है मार्क्स. What is the titer value? बेटा टाइटर वैल्यू वो होती है जो वैल्यू, जैसे लेट्स से आपने 2 सॉल्यूशन लिखे हैं, ठीक है, टाइट्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, एक सॉल्यूशन तुम्हारा इधर ब्यूरेट में भर लिया तुमने, ठीक है, और यहाँ पे ब्यूरेट है आपका, एंड यहाँ पे आपने सॉल्यूशन बी रखा. हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस वाज यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका जो न्यूट्रलाइजेशन होता है या आपका जो कलर आता है वॉयलेट कलरेशन से, आप कहते हो ना कि ये आ गया कलर, ठीक है, सो पहला वाला फेक होता है, यू कीप ऑन शेकिंग इट एंड देन अगेन यू पुट इट ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड व्हेन दैट परमानेंट कलर इज एस्टैब्लिश्ड, जितना वॉल्यूम ऑफ ये सॉल्यूशन इसमें यूज हो रहा है तुम्हारे ब्यूरेट से, इसके आप वैल्यूज निकालते हो, 2 वैल्यूज निकालते हो कि कितना, हर बार आप इनिशियल एक लेवल होगा, लेट से इनिशियल लेवल जो है ब्यूरेट का वो 0 है, और फाइनल जो ब्यूरेट में मतलब खत्म हुआ है आपका सॉल्यूशन, दैट इज लेट से 30, ठीक. अब एक चांस ये है कि आप 30 से स्टार्ट करो दूसरी रीडिंग, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट. आप क्या करो, वापस से ब्यूरेट को फिल करो अप टू द 0 मार्क, फिर से यूज करो, फिर से इनिशियल रीडिंग 0 हो जाएगी, और फाइनल लेट से यूज हुआ 29.8, ठीक. अब इन दोनों रीडिंग्स में डिफरेंस है, मुझे चाहिए क्या, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग चाहिए, ठीक है, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो कहीं ना कहीं, सो पॉइंट 2 आई मिस्ड आउट, ठीक. अगेन यू फिल द ब्यूरेट, स्टार्ट फ्रॉम द 0 मार्क, अब आपकी वैल्यू आई 29.8 अगेन. सो ये जो वैल्यू आ रही है, अमाउंट ऑफ जो आपका सोल्यूशन है दैट इज देयर इन द ब्यूरेट व्हिच इज बीइंग यूज्ड अप, दिस विल गिव यू द टाइटर वैल्यू. इसी को हम कहते हैं क्या, टाइटर वैल्यू, ठीक, समझ आया. परफॉर्म किया होगा टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, so this amount of solution which is being used, right, that indicates your titer value, जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है. चलो, so coming back to how to perform titration, I guess you all know, आपने कभी ना कभी तो एक्सपेरिमेंट किया होगा टाइट्रेशन का, नहीं किया है तो will send you around to YouTube links जहाँ पे वो टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, it will give you even a fair idea about it. Fine. So ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इस प्रैक्टिकल को हम कहते हैं, ठीक है. इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन 1? पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस खत्म करते हैं, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन 2. यस, इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, क्या क्वेश्चन मोल्ड हो सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या नहीं समझ आ रहा. इजीली यू कैन स्कोर मार्क्स इन दिस, आई कैन वाउच ऑन दैट. फॉर्मूला बढ़ चुके हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन वाले पहले से इतनी बार, सो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूलाज आते हैं, वही सेम फॉर्मूला लगते हैं इसमें, so you'll be able to do it, I'm sure. ठीक है. सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये चीजें हैं जो आपको ख्याल रखना है. टेबल बस पेन से बनाना, टाइट्रेशन वैल्यू जरूर लिखना, एंड टाइटर वैल्यू कैलकुलेशंस ध्यान से करना. हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई, आई फॉरगॉट, आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग, दैट इज अगर तुम्हें मोलारिटी निकालनी है ना, so if they ask you to calculate the molarity of a particular solution, that should be calculated up to 4 decimal places.
क्यों काउंसिल कहता है 4 डेसिमल प्लेसेस पे? टू मेक श्योर देयर आर नो एरर्स प्रेजेंट. ओके, टू रूल आउट एनी एरर we always calculate this molarity up to 4 decimal places. Fine. So ये एक चीज और बतानी थी मुझे. बाकी I've told you everything about it. Now let's go to qualitative analysis of inorganic salt, wherein you have to identify which group is present as anion, which group is present in the cation. Okay. So you have to identify the anion first and then the cation. ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा. दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. ओके, सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस जो होता है, द क्वेश्चन विच यू गेट अगेन, दिस कैरीज 4 मार्क्स. ठीक है, दिस इज फॉर 4 मार्क्स. ठीक, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 of the paper. I mean the last question of the paper. This is not question number, I mean second question right after volumetric. So coming to anion and cation. हाँ, ये एकदम इजी होता है, बहुत मस्त. सो फॉर दिस इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एनालिसिस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इजी. Again, I'm telling you, your links are going to help you. So if you have a good rapport with your lab assistant, lab attendant, he will be of great help to you in this. I'm not promoting you to cheat or anything like that, but अच्छी बात है कि आपको पता रहता है तो आपको सारे टेस्ट करने होते हैं. Now, anion का जब भी आप टेस्ट करोगे, you have to write how you prepared the soda extract. इसको याद, learn it by heart how you prepare soda extract, because this is something that the council is, I mean, makes it mandatory for you to write. You have to write how you prepared the soda extract. This is something which you cannot skip at all. इसके marks होते हैं, आधा नंबर होता है इसका. soda extract कैसे बनाते हैं, अगर आप perform करते हो तो you must be knowing. So this is something which you have to write. Then you will go by the test. आपको टेस्ट करने होंगे नाइन के, कौन सा नाइन प्रेजेंट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, whatsoever it is, you will perform the designated test. उसकी भी टेबल प्रॉपरली बनेगी. Now I talk about table in a while. Cation के केस में you have to tell how you prepared the original solution, how you have prepared it. Then let's say if group 0, मैंने group 0 का टेस्ट किया, ठीक है, मेरे इंफरेंस में आया, मेरे एक्सपेरिमेंट में नहीं आया. इन्फरेंस आपको हर टेबल में लिखना है. इन्फरेंस इज समथिंग यू कैन नॉट मिस आउट एट ऑल. एंड फॉर एवरी ग्रुप दैट यू आर परफॉर्मिंग, लेट्स से ग्रुप 0, ग्रुप 1, these all groups were absent. Okay, group 2, group 3. ठीक, so let's say group 0 was absent. I will have to write group 0 absent. If my observation did not confirm the presence of group 0, I will have to write in the inference group 0 was absent. If group 1, again my observation did not confirm it, I will write group 1 absent, group 2 absent. And if group 3 का observation में आया, then I will write group 3 present. And then group 3 में you just have a limited number of course cations which can be asked. So again for every group 0 में आपका एक ही है. Then group 1, 2 में you have handful of cations that can be asked. So for that particular cation you will perform the confirmatory test. confirmatory test करोगे, conclusion लिखोगे कि जो cation present है in the given salt is aluminium और sodium और potassium और calcium, whatever it is, जो भी आपको cation आएगा you will write it. But if group 0 is absent, so you have to write it is absent. You cannot simply, अगर आपकी lab technician से अच्छी दोस्ती है, lab engineer से अच्छी दोस्ती है, still if he tells you कि ये salt तो मैंने तुम्हें aluminium sulfate दिया है, you cannot simply write group 3 का test it contains aluminium. No, strict no. Even if you know the salt which has been given to you, you have to write the test for all. How you're performing the original solution, that also you have to write. How you're making the soda extract, that also you have to write. Okay, so in this again your table carries a lot of marks. Your inference has to be written clearly. All tables have to be drawn or made in pen only, no pencil allowed. Then secondly, whatever you are concluding, you have to write the conclusion properly, that the given salt contains this anion or this cation. Everything has to be written with great detail. You cannot, again I'm saying, even though you have performed the experiments religiously with sincerity, writing them properly is of utmost importance. आप उसको skip नहीं कर सकते हो. ठीक,
सो दिस इज अबाउट इनऑर्गेनिक सॉल्ट. इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. अगेन स्टेप लिखे होंगे आपके पास, बट हाँ, इसमें आपको स्टेप जो है आपको और कैसे बना रहे हो सोडा एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू राइट इट, एंड देन यू हैव टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर दैट. ठीक, हर ग्रुप का आप एक्सपेरिमेंट करोगे, विच एवर इज प्रेजेंट यू विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट. ठीक, इज देयर अ डाउट इन दिस? Again, you have to practice, you have to see what all salts are available and what all salts are there in your syllabus. So उसके beyond कुछ भी नहीं आएगा. You are safe here also. वो कुछ भी ऐसा salt उठा के नहीं दे देंगे जो आपने कभी पहले किया नहीं होगा. You will not get such a salt. Okay. So now this is very easy. ये सबसे easy होगा. अब जो ऑर्गेनिक का फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस आएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. कोई इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए. रीजन मीन खाली हैंडफुल कंपाउंड्स है जो आते हैं और वही आपसे पूछे जाएंगे हमेशा की तरह, और आप देख के बता दूंगी कौन सा कंपाउंड है. बस आपको उसका कंफर्मेटरी टेस्ट याद होने चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट इट इन द आंसर शीट. ठीक, इसमें तुम्हें मिल क्या कह सकता है? देखो, एक मिल सकता है कीटोन के लिए, यू विल गेट एसीटोन. ठीक है. देन फॉर एल्कोहल दे विल नॉट गिव यू मिथेनॉल इथेनॉल, दे विल गिव यू ग्लिसरॉल. ठीक है. देन फॉर एल्डिहाइड यू विल गेट formaldehyde. Then for acid you will get benzoic acid. For nitrogen containing compounds you will get aniline. छूट रहा है मेरे से. चलो इतनी तो बात कर लेते हैं. अब इनमें से कुछ भी आएगा देख के पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड मिला है तुम्हें. एसीटोन मिलेगा, जो आपका कंपाउंड होगा इट इज गोइंग टू बी अ क्लियर लिक्विड हैविंग अ फ्रूटी ओडर. उसमें फ्रूटी सी स्मेल होगी एंड इट इज गोइंग टू बी अ क्लियर लिक्विड. ओके, विद अ फ्रूटी स्मेल. ठीक, एसीटोन. ओके, तो ये देख के पता चल जाएगा आपको एसीटोन मिला है. ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी क्लियर लिक्विड होता है मगर इट इज ऑल्सो क्लियर लिक्विड, लेकिन इट इज वेरी थिक. इट स्टिक्स टू द टेस्ट ट्यूब कंपेयर टू एसीटोन. ग्लिसरॉल बहुत थिक होगा. ग्लिसरीन थिक होता है ना, देखा होगा ग्लिसरीन. इट इज वेरी थिक. एल्डिहाइड, इसकी बहुत ही पंजेंट ओडर होगी. It will have a pungent odor which will be very discomfort करने वाली. formaldehyde की बहुत ज्यादा नाक घुसा के मत सुनना because it will cause discomfort to you. So whatever you are getting, कोई भी आपको टेस्ट नहीं करना है प्रिलिमिनरी टेस्ट में, पहली चीज. और अगर आप स्मेल कर रहे हो, देख रहे हो, सो मेंटेन डिस्टेंस स्टिल. ठीक है. तो एसीटोन की केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. फ्रूटी स्मेल आए मतलब एसीटोन मिला है तो वो कीटोन. अगर क्लियर लिक्विड थिक सा मिले तो मतलब आपको ऑल एल्कोहल का ग्रुप मिला है, दैट इज ग्लिसरॉल. formaldehyde की केस में पंजेंट ओडर आएगी which is very discomfort करने वाला, very irritating odor. So that means it is formaldehyde. Benzoic acid कैसा होगा बेटा? This is going to be a solid. It is going to be a solid form, crystalline solid. ठीक है, salt है, ऐसे salt सा दिखेगा solid crystalline form में. So that will be your COOH group, acid वाला group, carboxylic acid का group. So that will be benzoic acid. Aniline को कैसे पहचानोगे बाकी लिक्विड से? Aniline जो होगा ये येलोइश कलर का होगा. सो तुम्हारे पास हैंडफुल ऑफ कंपाउंड्स है, देख के बता दोगे कि कौन सा कंपाउंड कौन सा है. हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड की वैसी स्मेल होगी. राइट. फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली जैसे हॉस्पिटल्स में स्मेल नहीं आती जहाँ पे सैंपल्स वगैरह प्रिजर्व किए जाते हैं, दैट स्मेल इज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ओनली. ठीक है. सो दैट इरिटेटिंग सा ओडर इज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. फ्रूटी स्मेल जो एसीटोन वाली है वो तुम्हारा इससे आएगा, कीटोन से. ठीक. देन पंजेंट ओडर फॉर्मेल्डिहाइड से. क्लियर लिक्विड थिक होगा विदाउट एनी ओडर. ग्लिसरॉल में खासा कुछ ऐसी ओडर नहीं होती है. बेंजोइक एसिड की टैरी स्मेल कहते हैं, टैरी स्मेल, लाइक टार. सो टैरी स्मेल होगी और इट विल बी सॉलिड व्हाइट कलर का. ठीक है. सो दैट विल बी बेंजोइक एसिड. और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एनिलीन मिलेगा विच विल बी येलोइश कलर्ड लिक्विड. सो इतने ही है. अगर आपको ये सारे के वो पहचान लोगे कि कौन सा है, यू कैन राइट द कंफर्मेटरी टेस्ट. इसको करने में तुमको 2 मिनट नहीं लगेगा. दिस विल आल्सो कैरी 4 मार्क्स. ठीक है. So this will be for 4 marks. That will be for 4 marks. Inorganic salt, volumetric for 7. That makes it up.
15 मार्क्स इन टोटल, 15 आपके यहाँ से होंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा क्या आ सकता है, कभी कभी इन सर्टन केसेस, जो कि अभी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है सिंस द टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड, दे आल्सो आस्क यू टू आइडेंटिफाई डू कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत आसान है फेलिंग सॉल्यूशन से करना है, रिड्यूस कर रहा है नहीं रिड्यूस कर रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट का बहुत इजी है। फॉर प्रोटीन वी डू ब्यूरेट टेस्ट। So sometimes they ask you to identify carbohydrates and proteins, which this time I don't think so they will ask, reason being कि वो chapter जो तुम्हारा proteins है उसका बहुत ही basic है आपके syllabus में। Similarly for carbohydrates also you don't have oligosaccharides and polysaccharides in your syllabus, so I doubt कि ये आएगा exam में, but still कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बहुत इजी है। फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट की सारा कुछ वो रिड्यूस करते हैं नहीं करते हैं, उसी को आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन। प्रोटीन के लिए यू हैव ब्यूरेट टेस्ट विच इज डिजिग्नेटेड ओनली फॉर प्रोटीन्स। सो आपको पता रहेगा लेकिन कि आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट कर रहे हो। इसमें पार्ट्स आते हैं क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन 2 विल बी 2, देन 3 विल बी आपका लाइक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, वो भी अभी 2020 में नहीं करवाया गया है, उन्होंने भी नहीं करवाया है। सो कभी कभी एट टाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज वेरी इजी, एंड you just have to plot graphs and draw conclusions. This is again easy. So basically आपको सबसे ज्यादा इस केस में अगेन फिर से टेबल बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस करोगे। ऐसा नहीं कि देख के पता चल गया है कि मुझे ग्लिसरॉल मिला है सो आई विल नॉट डू एनी कंफर्मेटरी टेस्ट। यू हैव टू डू, आपको लिखना पड़ेगा आपने उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या इंफरेंस था। यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, एंड फाइनल में यू हैव टू कंक्लूड दैट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स अल्कोहल एज द फंक्शनल ग्रुप।